गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस अकेडमी में। चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस का 11 चैप्टर। तो सबसे पहले सोशल साइंस में आपको बता दूं, कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं उनका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो जल्द आने वाले हैं। तो 11 चैप्टर की जो तैयारी है उसे आप विशेष रूप से करें। और आज हम 11 चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप विशेष ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 11 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन के लिखना है। तो ये आपके सामने दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प का जो पहला प्रश्न है उसे आप देखेंगे। ये दिया गया है भारत और चीन युद्ध कब हुआ, मतलब भारत और चीन युद्ध कब हुआ। इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक दिया है 11 जुलाई 1962, दूसरा दिया है 20 अक्टूबर 1962, तीसरा दिया है 20 अगस्त 1964 और 11 जुलाई 1951। तो ये 1965 है, लेकिन ये लास्ट में जो 1 लगा हुआ है उसे आप क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये 1 इसमें दिया नहीं गया है, राइट। उसके बाद अपन देखेंगे इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका आंसर है अपना, ये दिया है लास्ट में, देखिए 20 अक्टूबर 1962, ये इसकी ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण क्या था। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो अपन का था कच्छ का रण क्षेत्र। जो रण क्षेत्र थी, जो भूमि का विवाद था, तो उस भूमि के विवाद के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। तो ये अपना हो जाएगा कच्छ का रण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लाखों शरणार्थी भारत में आए थे, तो कहाँ से आए थे लाखों शरणार्थी। क्या श्रीलंका से आए थे? नहीं आए थे। बांग्लादेश नहीं आए थे। पाकिस्तान नहीं आए थे। तो बताइए कहाँ से आए थे। तो इनमें ऑप्शन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये अपना राइट आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भारत में लाखों शरणार्थी आए थे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 अपने समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो चलिए अब अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सबसे पहले रिक्त स्थान दिया गया है आपको, ये देखिए, पहला है भारतीय संविधान में अनुच्छेद फिलअप के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद था जिसका नाम था 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। तो इस फिलअप में क्या आएगा, ये नीचे इसके आंसर भी दिए गए हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। ये पहले वाले फिलअप में आ जाएगा 370। दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन। इसमें दिया है चीन और जापान युद्ध सन में शुरू हुआ था। तो चीन और जापान युद्ध जो शुरू हुआ था वो हुआ था अपना 1937 में शुरू हुआ था। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं चीन और जापान युद्ध। तो चीन और जापान का जो युद्ध है वो 1937 में शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ये देखिए, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश का निर्माण हुआ। तो ये कौन सा देश का निर्माण हुआ था, ये था अपना बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा अपना बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित हो चुका है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित हो चुका है। तो ये अपने आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब अपन आगे देखेंगे। ये फिलअप अपने कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अपन सही जोड़ियों की बात करेंगे। तो सही जोड़ियों में जो एक इमेज है वो इमेजिनेशंस यहाँ दिया नहीं गया है कि आपको फिलअप में क्या बनाना है। उस इमेजिनेशंस के लिए हम आपको एक अंत में स्लाइड के माध्यम से और दे देंगे। और सही जोड़ियों के जो आंसर हैं वो ये दिए गए हैं। पहले का ड, दूसरे का घ, तीसरे का ख, चौथे का क, पांचवे का ग। तो ये आंसर दे दिए हैं। और इनका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको स्लाइड में लास्ट में बिल्कुल अंत में मिल जाएगा। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की। तो देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न जो कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न अपना दिया गया है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है भारत ने जिन प्रक्षेपास्त्रों को बनाया है उनके नाम लिखने हैं। तो भारत ने जो प्रक्षेपास्त्र बनाए थे उनका नाम अपन को मेंशन करना है। तो देखेंगे भारत ने 4 प्रक्षेपास्त्र बनाए थे। उनमें से देखिए सबसे पहला आता है पृथ्वी, दूसरा आता है त्रिशूल, नाग और आकाश। तो ये 1 नंबर में प्रश्न 100% पूछा जाएगा एमपी बोर्ड की जो 2021 की परीक्षाएं हैं उनमें। तो अगर ये प्रश्न आता है आपके पास कि भारत में प्रक्षेपास्त्रों को बनाया गया, तो वो नाम थे कौन कौन से थे, पृथ्वी और दूसरा त्रिशूल, नाग और आकाश। कौन कौन से थे, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 4 जो है प्रक्षेपास्त्र बनाए गए भारत के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा
परिषद ने कश्मीर समस्या समाधान के लिए किन 5 देशों का दल बनाया था? कौन कौन से ऐसे 5 दल थे, कौन से ऐसे दल थे, 5 देश थे जिनका दल बनाया गया था कश्मीर समस्या के समाधान के लिए? क्योंकि कश्मीर समस्या भारत पाकिस्तान के बीच की बहुत बड़ी समस्या थी और इसको समाधान करने के लिए, इसका निपटारा करने के लिए 5 देशों को एक पंच के तौर पर चुना गया था कि ये 5 देश बैठकर इसका समाधान करेंगे। तो उन 5 देशों के नाम बताने हैं। नंबर 1 था अपना चेकोस्लोवाकिया, एक देश था चेकोस्लोवाकिया। दूसरा था अर्जेंटीना, तीसरा था अमेरिका, चौथा था कोलंबिया और 5वां था बेल्जियम के सदस्यों का एक दल बनाया गया। इस दल को मौके पर जाकर स्थिति का अवलोकन करना था और समझौते का मार्ग ढूंढना था। तो ये 5 देशों के नाम आप विशेष तौर से याद रखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अपन आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो देखिए लघु उत्तरीय जो प्रश्न हैं उन्हें अपन देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है इसमें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबायलियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा? तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2021 की परीक्षा में लगभग पूछा जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कबायली कौन थे। कबायली एक घुसपैठिए थे। तो देखिए कश्मीर भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित होने के कारण, कश्मीर जो है भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन? कश्मीर। तो 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों पर, देखिए ये डेट थी 22 अक्टूबर, इस डेट का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये डेट थी अपनी 22 अक्टूबर, ठीक है। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांत से कबायलियों ने क्या है, उन अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कबायलियों ने और अनेक पाकिस्तानियों ने मिलकर कश्मीर पर क्या आक्रमण कर दिया? तो पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था। तो पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर हमारा हो जाए, अतः उसने अपनी सीमाओं पर सेना को इकट्ठा कर 4 दिनों के भीतर ही हमला कर आक्रमणकारी, मतलब क्या किया उन्होंने कि जो पाकिस्तान है वो ये चाहता था कि जो कश्मीर है वो हम में मिल जाया कर। पाकिस्तान क्या चाहता था कि कश्मीर हम अपने आप में मिला लेंगे। तो उसने इस गेम को खेलने के लिए क्या किया कि कबायलियों को, कबायली क्या घुसपैठिए थे, आतंकवादी बोलते हैं जिन्हें अपन, तो वो और पाकिस्तानियों के कुछ सैनिक मिलकर उन्होंने क्या किया, हमला करवा दिया। तो जो हमलाकारी थे, मतलब जो आक्रमणकारी थे, तो वो एक जगह है अपने यहाँ श्रीनगर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला एक क्षेत्र पड़ता है। तो बारामूला तक आ पहुँचे कौन? आक्रमणकारी। तो जब आक्रमणकारी बारामूला तक आ पहुँचे तो कश्मीर के जो शासक थे राजा हरि सिंह, कश्मीर के जो राजा थे वो कौन थे? राजा हरि सिंह। तो उन्होंने क्या किया, आक्रमणकारियों को अपने राज्य को बचाने के लिए, तो आक्रमणकारियों ने, तो जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया, आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए, मतलब अपने कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत सरकार के सामने हाथ फैला दिए। तो जो राजा हरि सिंह थे, मतलब जो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्हें जब ये दिखने लगा कि आक्रमणकारी हमारे कश्मीर पर अटैक करने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, भारत सरकार से मदद मांगी। तो भारत सरकार से सहायता मांगी, साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की। तो राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से कहा कि हमें पहले तो सहायता दे दो और उसके बाद कश्मीर को भारत में मिला लो। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, प्रारंभ में पाकिस्तान सरकार ने अधिकाधिक रूप से कश्मीर के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया था, अतः भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कबायलियों का मार्ग बंद करने को कहा। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से एक चीज़ कही कि सबसे पहले कबायलियों का मार्ग बंद कर दो। परंतु जब इस बात के प्रमाण मिलने लगे कि पाकिस्तान सरकार कबायलियों की सहायता कर रही है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जनवरी 1948 में भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में शिकायत कर दी। तो ये था अपना कबायलियों का मार्ग बंद करने को कह दिया था, क्योंकि कबायलियों का मार्ग बंद करने को इसलिए कह दिया था कि वो सीधा कश्मीर पर अटैक कर रहे थे। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से गुजारिश की या उन्हें कहा कि भाई ये कबायलियों का मार्ग बंद कर दीजिए। चलिए ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर दूसरा कहता है अपना, भारत और चीन युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, युद्ध आपका कोई भी हो उसके परिणाम गलत ही होते हैं। तो देखिए भारत और चीन युद्ध के जो परिणाम हुए वो क्या थे वो अपन पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो परिणाम था वो था अपना भारत चीन संबंध
तनावपूर्ण हो गए। तनावपूर्ण का मतलब उन दोनों में खटपट होने लगी और उनके रिश्ते बिल्कुल टूट चुके थे। उसके बाद दूसरा है अपना भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं गुटनिरपेक्षता नीति को धक्का लगा। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि थी, मतलब जो नया इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज बनी हुई थी, जो इज्जत बनी हुई थी, उसको बहुत ठेस पहुंची, मतलब बहुत धक्का लगा। तीसरा था अपना भारत के भूभाग का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया। जब भारत और चीन में जब लड़ाई हुई तो भारत का बहुत सा हिस्सा था जो चीन ने गबड़ लिया, मतलब कब्जा कर लिया। तो उसके बाद अपन देखेंगे चौथा पॉइंट, चीन पाकिस्तान में नवीन संबंध स्थापित हुए। चीन में और पाकिस्तान में नए संबंध बन गए क्योंकि चीन भारत का दुश्मन बन चुका था। तो चीन ने और पाकिस्तान ने दोस्ती कर ली, उनके संबंध थोड़े से अच्छे हो गए। पांचवा पॉइंट देखेंगे, भारतीय विदेशी नीति में आदर्शवाद के स्थान पर व्यवहारिकता और यथार्थवाद को स्थान मिला। तो भारत जो है, भारतीय विदेशी नीति जो चलती थी उसमें आदर्श और सम्मान के स्थान पर उन्हें व्यवहारिकता और यथार्थवाद का स्थान भी मिला। उसके बाद अपन देखेंगे पॉइंट नंबर 6 है, भारत अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ। जब भारत और चीन का जब युद्ध हो चुका था तब जो है भारत के संबंध अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे बन गए थे। क्योंकि जब एक सीधी सी बात होती है, जब एक दो दोस्त आपस में झगड़ जाएं तो तीसरा जो हल्का हल्का दोस्त होता है वो इसका सबसे बड़ा फायदा उठा के ले जाता है, वो अपने संबंध अच्छे कर लेता है। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर जो 3 है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे ये प्रश्न नंबर 3 क्या है अपना, ये अपना ताशकंद समझौता। तो ये अपना प्रश्न नंबर 3 है, देखेंगे अब इसको। ये ताशकंद समझौता क्या था, ताशकंद समझौते की जो शर्त थी वो क्या थी, तो देखेंगे ताशकंद समझौता क्या है। सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंद नहीं हुई थी। कहते हैं ना, जब झगड़ा जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे, बड़े बड़े जो देश के राजा थे, उनके बीच में तो झगड़ा समाप्त हो गया था, लेकिन जनता आपस में उस झगड़े को समाप्त नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं वो झगड़ा फिर से दूसरा रूप लेने लगा था। तो ये झड़पें जो थी वो कंटिन्यू थी, मतलब चल रही थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली। सोवियत संघ ने क्या किया, विशेष रुचि ली और सोवियत संघ ने दोनों पक्षों की एक वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया। ताशकंद मतलब एक कहते हैं कि एक प्रमाणीकरण बना, या एक कहते हैं एक शर्त प्रमाण पत्र बना कि जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी थी। तो देखिए वो ताशकंद आमंत्रित किया। तो 4 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां तथा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद में वार्ता आरंभ हुई। तब पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, अय्यूब खां, और भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उनके मध्य ताशकंद जो समझौते की शर्त थी वो आरंभ हुई। अंततः 10 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। उस शर्त पर जो हस्ताक्षर हुए थे उसकी जो प्रमुख शर्तें थी, उन शर्तों के बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे, एक नज़र डालेंगे कि उनमें ऐसी क्या शर्तें थी। तो देखिए इस समझौते की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थी। नंबर 1 शर्त थी उसकी कि दोनों पक्षों ने अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंध निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की। भारत और पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अपन दोनों पड़ोसी देश हैं इसलिए अपने संबंध अच्छे रहेंगे। दूसरी शर्त थी कि दोनों पक्षों ने यह सहमति व्यक्त की थी कि वे 5 अगस्त 1965 के पूर्व जिस स्थिति में थे वहां अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे, दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। भाई उन्होंने कहा 5 अगस्त से पहले हम जिस स्थिति में थे सारी सेना हम अपनी वहां बुला लेंगे और हम इस युद्ध को बिल्कुल समाप्त कर देंगे और हमारी स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। तीसरा उन्होंने क्या किया, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार प्रसार को रोकने और पुनः राजनयिक संबंधों की स्थापना का निर्णय लिया। मतलब इस ताशकंद समझौते से लगने लगा था कि अब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई कभी नहीं होनी थी, लेकिन वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कभी बिना उंगली के मानता ही नहीं है। तो पाकिस्तान बिना छेड़खानी के नहीं मानेगा तो ये युद्ध विराम कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अपना दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है वो अपना पहला प्रश्न है, देखेंगे किस तरीके का है। सर ये सबसे पहले अपन बता देते हैं कि दीर्घोत्तरीय का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। भारत चीन युद्ध में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा चीन ने क्यों की। भारत और चीन के जो युद्ध हुए थे, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 में जब युद्ध हुआ तो उन्होंने क्या किया, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत चीन युद्ध में
एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा चीन ने कर दी, क्योंकि भाई उसे देखेंगे अपन। तो देखिए चीन के साथ भारत के अत्यंत प्राचीन संबंध रहे हैं, मतलब चीन के साथ भारत के पुराने संबंध रहे हैं। भारत और चीन के मध्य तिब्बत को लेकर स्थिति उत्पन्न बनी रहती है। भारत तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार करने को तैयार था, परंतु वहाँ एक स्वायत्त शासन स्थापित करने का पक्षधर भी था। चीन ने भारत की मंशा को अनदेखा करते हुए 25 अक्टूबर, ये डेट विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डेट आपको पेपर में लिखनी है, 25 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। और ये देखिए उसके बाद ये अपना दिया है, भारत ने चीन की इस कार्रवाई का विरोध भी किया। मार्च 1958 में तिब्बत में चीन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोहियों को दलाई लामा का समर्थन प्राप्त था। तब जब चीन ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया तो दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा। तो जो दलाई लामा था वो तिब्बत को छोड़कर भाग गया। जब तिब्बत छोड़कर भाग गया तो दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी, जिससे दोनों राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध हो गया। मतलब इस साथ ही चीन ने सीमा विवाद शुरू कर दिया। 1960 में भारत और चीन के प्रधानमंत्री दिल्ली में सीमा विवाद पर बात करने के लिए मिले, लेकिन 8 सितंबर 1962 को चीन ने क्या किया, भारत चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र अर्थात भारतीय ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। चीन फौजों ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय फौजियों पर आक्रमण कर दिया। भाई क्या कर दिया, 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन सीमा पर जो सैनिक तैनात थे उन पर जो है भारतीय फौजियों पर आक्रमण करवा दिया। अब अपन देखेंगे अगले स्टेप में, अक्टूबर 1962 का युद्ध कोई आकस्मिक घटनाक्रम नहीं था। यह सब उन घटनाओं के चरम परिणति थी जो तिब्बत संकट को देखने के बाद आई। चीन द्वारा मैक-मोहन रेखा को अस्वीकार किया गया। भारत चीन के मध्य जो रेखा है वो मैक-मोहन रेखा है, तो मैक-मोहन रेखा को चीन द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। यह आक्रमण लद्दाख के अक्साई चीन और पूर्व में नेफा, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश जहां बसा हुआ है उसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, में व्यापक पैमाने पर युद्ध हुआ। इस दौरान युद्ध विराम के सुझाव अवश्य सामने आए, किंतु कोई समझौता नहीं हो सका। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो ये था इसका चीन का एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करने का सबसे बड़ा कारण। चलिए अब अपन आगे देखते हैं, चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा के कारण क्या थे। देखिए सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर कुछ बातें सामने आई। तो जैसे देखिए अपन मुख्य विचार पढ़ेंगे। नंबर 1 जो विचार है वो ये है अपना, सबसे पहला, चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। चीन चाहता था कि भारत को और विश्व के प्रत्येक देश को ये पता चले कि मेरे पास कितनी शक्ति है, तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उसके बाद चीन भारत को अपमानित करना चाहता था। चीन चाहता था कि भारत की सब जगह पूरे विश्व में बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए उसका। तीसरा पॉइंट था चीन की नीति विस्तारवादी थी। चीन चाहता था कि मुझे सारी चीज़ें हड़पने का मतलब एक अधिकार है, मैं सारी चीज़ों को विस्तार कर लूँ, मतलब अपने क्षेत्र में मिला लूँ। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं, चीन विश्व में अपनी आर्थिक और राजनीतिक सर्वोच्चता का दर्शाना चाहता था। चीन चाहता था कि पूरे विश्व में पता चले कि चीन कितने पैसे वाला है और चीन के पास आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद 5वां पॉइंट था, चीन भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति को गलत साबित करना चाहता था। युद्ध विराम की घोषणा करके चीन विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। चीन ने बहुत बड़ा दिमाग चलाया। चीन चाहता था कि यदि मैं अपनी तरफ से युद्ध विराम करूंगा तो पूरे देश में मेरी छवि बन जाएगी कि देखिए चीन ने भारत से युद्ध विराम कर लिया, मतलब वो चीन चाहता नहीं है लड़ना, लेकिन भारत बिल्कुल परेशान कर रहा है। तो ये था अपना कारण जिसके कारण चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चलिए अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, कश्मीर समस्या क्या है, विस्तार से समझाइए। अब जी कश्मीर समस्या अभी अपन ने एक छोटा सा हिस्सा इसका पढ़ा था, कबायलियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से, तो ये एक छोटा सा हिस्सा ये है। तो अभी अपन कश्मीर समस्या को बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर समस्या। कौन सी समस्या, कश्मीर समस्या। तो कश्मीर समस्या को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे जटिल समस्या है। स्वतंत्रता के पश्चात 2 नए राज्य बने तो 2 देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। वह अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत में आ सकते थे या पाकिस्तान में जा सकते थे, लेकिन यह स्वतंत्रता रह सकती थी। अधिकांश रियासतें भारत और पाकिस्तान में मिल गईं। कश्मीर के जो राजा थे, कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह।
कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। कश्मीर के राजा ने कहा कि भाई मैं अपनी जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहूँगा, लेकिन राजा हरि सिंह का विचार था कि कश्मीर यदि पाकिस्तान में मिलता है तो जम्मू की जो हिंदू जनता है और लद्दाख की जो बौद्ध जनता है उसके साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में जाकर किस कदर रहेंगे भाई, कौन सा धर्म अपनाएंगे, उनके साथ क्या ज्यादती की जाएगी। तो इस कारण भारत सरकार ने सोचा कि कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि यदि हम पाकिस्तान में मिलाते हैं तो हिंदू जनता के साथ और बौद्ध जनता के साथ अन्याय होगा, और यदि वो भारत में मिलता है तो मुस्लिम जनता के साथ अन्याय होगा। अतः उन्होंने यथास्थिति बनाए रखी और विलय के विषय पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। तत्काल जब निर्णय नहीं लिया तो कश्मीर एक अलग राज्य बन गया, कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके बाद अपन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने इस समस्या के समाधान के लिए 5 राष्ट्रों को, जो अभी मैंने नाम बताए थे आपको पिछले लेक्चर में, चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम के सदस्यों का एक दल बनाया। इस दल को मौके पर जाकर स्थिति का अवलोकन करना था और समझौते का मार्ग ढूंढना था। दल ने मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन किया तथा अपनी रिपोर्ट में निम्न बातों का उल्लेख भी किया। देखिए वो कौन कौन सी बातें थी। सबसे पहली बात थी अपनी ये कि पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाए तथा कबायलियों और ऐसे लोगों को जो कश्मीर के निवासी नहीं है वहाँ से हटाने का प्रयास करे। सब सही बात है, ये एक अच्छी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी जब पाकिस्तान उपयुक्त शर्तों को पूर्ण कर लेगा तब आयोग के निर्देशों पर भारत भी अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहाँ से हटा ले। तीसरा था अंतिम समझौता होने तक युद्ध विराम की स्थिति रहेगी और भारत कश्मीर में स्थानीय अधिकारियों के सहयोग के लिए उतनी ही सेनाएं रखेगा जितनी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होगी। सही बात है, मतलब जितनी आपको आवश्यकता है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप उससे ज़्यादा सेना वहाँ पर नहीं रखेंगे। तो देखिए आगे अपन स्टेप देखते हैं। क्या था कि जनमत संग्रह के प्रयास। रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों में लंबी वार्ता के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। कश्मीर के विलय का निर्णय जनमत संग्रह के आधार पर होना था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनमत संग्रह की शर्तों को पूर्ण करने के लिए एक अमेरिका अधिकारी को प्रशासक के रूप में चुन लिया। तो देखिए इन शर्तों को पूर्ण करने के लिए अमेरिका के एक अधिकारी को चुना गया। प्रशासक ने भारत एवं पाकिस्तान से जनमत संग्रह के आधार पर चर्चा की परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकाला, अतः उसे पद से त्यागपत्र दे दिया। पाकिस्तान की अमेरिका से क्या संधि थी ये देखेंगे। पाकिस्तान से अमेरिका की संधि देखेंगे, ये दिया है, टॉपिक बहुत विशेष है। पाकिस्तान की अमेरिका से क्या संधि थी। पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहता था बल्कि उसका दावा भारत के नियंत्रण में स्थिर कश्मीर पर भी था, अतः उसने सैनिक शक्ति में वृद्धि की तथा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका से संधि कर अपना पक्ष मजबूत बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने सन 1954 में अमेरिका से संधि की, मतलब फिर पाकिस्तान ने क्या किया भाई 1954 में अमेरिका से संधि की और 1955 में वह सेंटो नामक संगठन का सदस्य भी बन गया। सेंटो एक संगठन था जिसका सदस्य कौन बन गया भाई, पाकिस्तान। इसका सदस्य बनने से उसे अमेरिका की सहानुभूति प्राप्त हुई। इसके बदले उसे कुछ सामरिक अड्डे भी प्राप्त हुए। इन परिस्थितियों में पंडित नेहरू ने कश्मीर नीति में परिवर्तन किया। उन्होंने जब तक पाकिस्तान अपनी सेना नहीं हटा लेता तब तक जनमत संग्रह से मना कर दिया। कश्मीर के प्रश्न पर सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। इस समर्थन से भारत की स्थिति मजबूत हो गई। अगला टॉपिक देखेंगे। अगले टॉपिक में क्या दिया है अभी ये अपना, भारत द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। तो देखिए भारत द्वारा जम्मू कश्मीर को 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में करने की सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने 14 मई 1954 को संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान कर दिया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। तो ये थी स्टोरी जम्मू कश्मीर की समस्या की। अब अपन आगे और देखेंगे। इसके बाद पाकिस्तान निरंतर कश्मीर का प्रश्न उठाकर वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करता रहा। पाकिस्तान ने इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठाकर जनमत संग्रह की मांग की। पाकिस्तान को इस प्रश्न पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन प्राप्त रहा परंतु भारत ने इसका विरोध किया। भारत की मित्रता सोवियत संघ के साथ भी थी, अतः सोवियत संघ ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मामले को ठंडा किया। 1962 में पाकिस्तान ने कश्मीर में पुनः जनमत संग्रह की मांग उठाई परंतु पुनः सोवियत संघ ने अपना विशेषाधिकार का उपयोग कर लिया।
तो पाकिस्तान में जितनी सरकारें आई वे कश्मीर के मुद्दे को जीवंत रखने का प्रयास करती हैं, जबकि भारत के लिए यह मुद्दा उसकी अखंडता और सम्मान का प्रश्न है। तो देखिए, ये थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या जो भारत हमेशा विरोध करता रहा, और पाकिस्तान और अन्य देशों ने कई प्रयास किए कि इसके साथ ज़्यादती हो जाए और वहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती होती रहे। तो ये अपना मुद्दा कश्मीर समस्या तक था। अब अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 है अपना, भारत और पाकिस्तान के युद्ध 1965 में क्या परिणाम थे। तो 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके जो परिणाम थे वो क्या है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2009, 2011, 12, 13, 15, 17 इनमें पूछा गया है। इसका मतलब 2021 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, तो आप इसे थोड़ा गौर से याद करें। चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। भारत में पाकिस्तान घुसपैठियों को रोकने के लिए 25 अगस्त 1965 से दोनों पक्षों की सेनाओं में सीधी लड़ाई प्रारंभ हो गई। क्या होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध पे अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो छम्ब जूरिया क्षेत्र से पाकिस्तानी आसानी से आक्रमण कर सकता था, अतः पाकिस्तानी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया और अखनूर पर कब्जा कर लिया। अखनूर एक वहाँ जगह है, वहाँ पर उस पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने वायु सेना से अमृतसर पर हमला कर दिया। अतः भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना के दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रदेश पर 3 तरफ से आक्रमण किया। भारतीय सेनाएं लाहौर की ओर बढ़ी। यह एक ऐसा अघोषित युद्ध था जिसे दोनों पक्ष पूर्वी सीमांत पर पूरी शक्ति के साथ लड़े। पूरी शक्ति के साथ उन्होंने एक दूसरे का आमना सामना किया और भारत पाकिस्तान ने पूरी शक्ति दिखाई एक दूसरे की सेना को मारने के लिए, एक दूसरे को देश को कमज़ोर साबित करने के लिए भारत पाकिस्तान ने पूरी शक्ति का और बल का प्रयोग कर लिया। अब 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप में युद्ध हुआ। भारतीय सेना युद्ध विराम के समय तक पाकिस्तान के, बताइए, भारतीय सेना जो है युद्ध विराम के समय पाकिस्तान के 740 वर्ग क्षेत्र पर अधिकार कर चुकी थी और पाकिस्तान ने भी कब्जा किया था। कब्जा तो पाकिस्तान भी करेगा, तो पाकिस्तान ने भी 240 वर्गमूल पर कब्जा कर लिया। तो देखिए, युद्ध विराम के जो परिणाम हुए वो क्या थे। 1965 में युद्ध में भारत और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध के अंग लिखित परिणाम हुए। देखिए कैसे। पहला परिणाम ये था कि पाकिस्तान कश्मीर समस्या का समाधान युद्ध द्वारा करना चाहता था। उसे युद्ध का मार्ग अपनाया परंतु उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। दूसरा था, पाकिस्तान ये सोचता था कि कश्मीर की मुस्लिम जनता उसका साथ देगी। पाकिस्तान ने सोचा था कि जब मैं भारत से युद्ध करूंगा तो कश्मीर की जो मुस्लिम जनता होगी वो मेरा साथ देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भारत ने यह सिद्ध किया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आधार अत्यंत मजबूत है। मतलब भारत में रहने वाला प्रत्येक धर्म एक भारतीय है। पाकिस्तान इस भ्रम में था कि युद्ध के समय चीन उसका साथ देगा, परंतु चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया। चौथा था, युद्ध के दौरान भारतीय जनता तथा सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहा। भारतीय सेना के अधिकांश हथियार स्वदेशी थे। पाकिस्तान और भारत के युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता इसलिए मिली क्योंकि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपूर्व सहयोग किया। पाकिस्तान के लिए यह युद्ध घातक साबित हुआ। युद्ध में पराजय ने उसकी सैनिक तानाशाही के खोखलेपन को सिद्ध कर दिया। भाई बाद में ये क्लियर पता चल चुका था कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही करता रहता है भारत देश को डराने के लिए, क्योंकि जब वो लड़ाई के लिए सामने आया तो भारतीय सैनिकों ने उसे धूल चटा दी, बता दिया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बहुत खोखले हो, इसलिए लड़ाई लड़ना बंद कर दो। ठीक है, तो ये था अपना आज का चैप्टर क्लास 10th का 11th चैप्टर। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न दे रहा हूँ जो ना तो आपको किसी गाइड में मिलेंगे, ना किसी परीक्षा अध्ययन में, ना आपकी बुक्स में होंगे, ना किसी टॉपिक पे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको कभी कभी ये समझ में आता है कि जो प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न यहीं से होते हैं, लेकिन उनका पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो चलिए मैं आज उन प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रश्न आपसे इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें भी आप एक बार रिविजन कर रहे हैं क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ मैंने आपको रिवाइज में डाले हैं। ये वीडियो लेक्चर में जरूर हैं। इन वस्तुनिष्ठों को आप बिल्कुल विशेष तरीके से कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ये पहला है और ये आगे दूसरा दिया गया है। तो ये देखिए, आप इन्हें वीडियो को रोक कर इन प्रश्नों को आप अवश्य पढ़ें। ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरीके के ये प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। अब अपन बात कर रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है, ये इनके आंसर हैं। ये देखिए, ये खाली स्थान है, ये तीनों। उसके बाद इनके जो आंसर दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो इन्हें आप अच्छे से क्लियर कर लें। उसके बाद अपन देखेंगे
चलिए, तो ये अपने फिलअप हैं। उसके बाद अपन सत्य सत्य की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये सत्य सत्य आपको पेपर में 100% पूछे जाएंगे, तो आप इनको एक बार अच्छे से क्लियर कर लें। ये आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, ये देखिए, कश्मीर भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है, सत्य है। और ताशकंद समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, ये असत्य है क्योंकि भारत और पाकिस्तान में हुआ था। और ये देखिए, 1931 में जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण किया गया, सत्य। तो ये इस तरीके से जो दिए गए हैं इन्हें आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने फिलअप हो जा ऑब्जेक्ट वन वर्ड आंसर हो जाते हैं। उसके बाद ये अपनी जोड़ियाँ हैं। जोड़ियों का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो फिगर है जोड़ियों का, वो मैं आपको अंत की स्लाइड में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ मैंने वीडियो में डाला नहीं है। ये इनके आंसर दिए गए हैं, आप स्लाइड को देखकर इनके आंसर शो कर सकते हैं। ये अपना एक शब्द में उत्तर हैं, ये अपने एक शब्द के उत्तर हैं। इन्हें भी आप अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि ये भी आपको वन वर्ड आंसर में पूछे जा सकते हैं। पहला है, भारत पाकिस्तान के मध्य सबसे अधिक जो समस्या थी वो कश्मीर समस्या थी। और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वन वर्ड आंसर है, तो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। वित्तीय संकट के कारण भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो कभी नहीं। तो ये प्रश्नों को आप क्लियर कर लें। उसके बाद अपन देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप देख लें। तो ये है अपना अति लघुत्तरी प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये है, जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग किस प्रकार बना। देखिए कैसे बना। 6 फरवरी 1954 को कश्मीर विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में करने की सहमति प्रदान की। तो भारत सरकार ने 14 मई 1954 को संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया। और 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। दूसरा प्रश्न इसका है, CTBT क्या है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्स्ट्रा प्रश्नों की सूची में इसको शामिल किया गया, और ये प्रश्न लगभग पूछा जाता है। CTBT क्या है मैं बता देता हूँ। परमाणु परीक्षण निषेध संधि। तो ये परमाणु परीक्षण निषेध संधि का शॉर्ट नेम है। विश्व भर में किए जाने वाले सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का रोक लगाने हेतु उद्देश्य का जो संधि और समझौता होता है, CTBT। अब अपन आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो देखेंगे ये लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार दिए गए हैं। ये पहला दिया गया है, भारत की विदेशी नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो भारत की जो विदेशी नीति थी वो थी, देखिए, भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते हुए विश्व शांति बनाए रखने के लिए हर संभव सहयोग देने की नीति का पालन किया। दूसरा है, भारत साम्राज्य एवं प्रजातीय विभेद का विरोध करता है और पिछड़े राष्ट्रों की सहायता करने को तत्पर रहता है। तीसरा है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबंधित अन्य संस्थाओं का समर्थन करता है और उनसे सहयोग करता है। ये था अपना दूसरा प्रश्न। अब अपन बात कर रहे हैं दूसरे प्रश्न की। देखिए, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के प्रमुख कारण बताइए। तो वही पाकिस्तान की पराजय के जो प्रमुख कारण थे वो कौन कौन से थे, वो अपन देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से थे। नंबर 1 था, पाकिस्तान सैनिक दृष्टि से भारत से कमज़ोर था और पाकिस्तान का जो नैतिक पक्ष दुर्बल था। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई थी, उसके परिणामस्वरूप वहाँ जन आंदोलन आरंभ हुआ और बंगाल अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ रहे थे। पाकिस्तान की सेना तानाशाही लोकतांत्रिक प्रणाली की उपेक्षा कर रही थी। यह उपेक्षा उसके लिए हानिकारक साबित हुई। भाई, किसी भी चीज़ को आप गलत तरीके से अपनाओगे तो वो तो तुम्हारे खुद के लिए हानिकारक होगी। चौथा है, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य दूरी के कारण पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान तक सहजता से नहीं पहुंच सका। समुद्री मार्ग की भारतीय नौसेना ने घेराबंदी कर ली थी, अतः उसकी सेना को आपूर्ति बंद हो गई। सेना ही नहीं आ पाई तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे, पाकिस्तान ने अत्याचारों से पीड़ित होकर लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आए। इस कारण भारत को पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अब अपन बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या है, आपातकाल क्या है, स्पष्ट कीजिए। आपातकाल तो आप भी जानते होंगे, आपने कई जगह सभी बच्चों को मैं ये जनरली बात बता देता हूँ। आपातकाल क्या होता है। आपातकाल होता है इमरजेंसी, है ना। तो जहाँ जहाँ इमरजेंसी सिचुएशन लगती है वहाँ आपको आपातकाल लिखा हुआ दिख जाता होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को उसके समक्ष मौजूद अनेक समस्याओं का सामना युद्ध स्तर पर करना पड़ा। इसी बात को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार को इस प्रकार की शक्तियां प्रदान की, जिससे वह संकट काल में उपस्थित स्थितियों का सामना प्रभावशाली ढंग से कर सके। देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान किए गए। भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष शक्तियां भी प्रदान की गई। भाई, जब देश में विपत्ति आती है, जब देश में कोई संकट आता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है और आपातकाल स्थिति लगाई जा सकती है। अब वो आपातकाल किसी भी स्थिति में लगाया जा सकता है। आर्थिक, वित्तीय संकट, कैसे भी संकट आ सकते हैं, भूखमरी, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
अब अपन देख रहे हैं भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है और वह कितने प्रकार की होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी। देखिए समझ लीजिए आप लोग सभी, भारत में जो आपातकाल की स्थिति है उसकी घोषणा करता कौन है और किस स्थिति में की जाती है। तो देखिए सामान्यतः आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं जिनकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है। राष्ट्रीय आपातकाल पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो जाएं कि स्थिति बहुत कठिन है और भारत उस या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो युद्ध या बाहरी आक्रमण या क्षेत्र के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह के कारण विकट समस्या हो सकती है, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर आपातकाल की घोषणा कर देता है। देखिए मैं बताऊं, राष्ट्रीय आपातकाल वो आपातकाल होता है जैसे कि आपको पता चल जाए, मतलब देश में राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए, मतलब कि आप राष्ट्रपति को पता चल जाए कि भारत देश का एक बहुत बड़ा भाग जो है वित्तीय संकट में आने वाला है या किसी विपत्ति में फंसने वाला है, या बाहरी आक्रमण के कारण या शस्त्र बलों या हथियारों के कारण वो किसी विपत्ति में फंसने वाला है। तो यदि राष्ट्रपति उस चीज़ से संतुष्ट हो जाए कि हाँ वाकई में ये आपातकाल लगाने की स्थिति है, तो पूरे मंत्रिमंडलों को बुलाएगा, बैठाएगा और एक लिखित प्रमाण पर एक आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। दूसरा होता है अपना राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल। तो देखिए दूसरा अपना ये आता है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर या किसी अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाए कि वहाँ राज्य का शासन विधि पूर्वक चलाया नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास करता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जैसे मान के चलो भारत देश के कई राज्य हैं, अगर किसी एक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अगर राष्ट्रपति को जाकर बोले कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ, ये परेशानी है, तो राष्ट्रपति अगर उसका मुआयना करके संतुष्ट हो जाए कि हाँ वाकई में ये स्थिति ऐसी है, तो वहाँ शासन विधि पूर्वक नहीं चलाया जा रहा है, मतलब मनमानी चलाई जा रही है, तानाशाही चल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा भाई राष्ट्रपति शासन लगा देगा, क्योंकि फिर वहाँ पे सारे रूल्स राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग लागू होने लगेंगे। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं अगला, ये अपना वित्तीय संकट। तो यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत या इसके किसी भाग पर वित्तीय संकट है या साख को खतरा है, तो वित्तीय संकट में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है अपना, भारत में आपातकाल कब और कितनी बार घोषित किया जा चुका है। तो 2018 में प्रश्न पूछा गया है और हो सकता है 21 में पूछा जाए। तो भारत में जो आपातकाल सिर्फ 3 बार लगाया गया है। नंबर 1, चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, मतलब ये कि आपको 6 साल राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका था। दूसरा है पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तीसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा का प्रयोग अनेक बार हुआ है। वित्तीय संकट के कारण भारत में अभी तक कभी भी आपातकाल नहीं लगाया गया है। चलिए ये आपको 3 बार आपातकाल की परिस्थिति भी बता दी। अब अपन आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। ये अपने दीर्घ उत्तरीय के जो प्रश्न हैं वो देख लीजिए। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के जो परिणाम हुए वो देख लेंगे। सन 1971 के बाद भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो 14 दिन तक चला था। पाकिस्तान में यह युद्ध बड़ा महंगा सिद्ध हुआ क्योंकि अपने देश के एक विशाल अंग पूर्वी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। तो अब इसमें जो परिणाम निकले वो ये थे कि बांग्लादेश का जो निर्माण है वो हो गया, पाकिस्तान की जनसंख्या, शक्ति और क्षेत्रफल कम हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे सन 1965 के पश्चात सन 1971 में पुनः हार ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़ दिया। इस युद्ध ने पाकिस्तान में से सहानुभूति रखने वाले राष्ट्र अमेरिका और चीन के हौसलों पर महत्वाकांक्षा की पराजय हुई। चौथा पॉइंट है भारत को यह समझ में आ चुका था कि अमेरिका उसका शुभचिंतक नहीं है, अतः भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता बढ़ाई। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने सारे मतभेद भुला दिए। बांग्लादेशी स्वतंत्रता और एक राष्ट्रीय प्रश्न बन चुका था। इन बातों का पाकिस्तान के आंतरिक राष्ट्रपति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था कि जनता ने राष्ट्रपति याहिया खां से त्यागपत्र की मांग की। पराजय के कारण पाकिस्तान ने प्रदर्शन हुए, याहिया खां को त्यागपत्र देना पड़ा। उनके स्थान पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पद ग्रहण किया, जिन्हें विरासत में कई समस्याएं मिली। विभक्त जनमत, विभक्त मनोस्थिति और विभाजित नेतृत्व वाला पाकिस्तान नियत के चक्र में बुरी तरह फंस चुका था। अब अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो देखेंगे ये प्रश्न नंबर 2 है अपना,
भारत बांग्लादेश संबंधों पर एक विस्तृत लेख लिखना है। भैया अपन को बताना है कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो किस प्रकार हैं। तो देख ली कैसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की परिणति के रूप में बांग्लादेश का उदय हो चुका था। जब पूर्वी बंगाल और पाकिस्तानी शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ तब सहानुभूति देखते हुए बांग्ला स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति रही। पाकिस्तान ने सैनिक तानाशाह ने जब इन विद्रोहियों का क्रूरता के साथ दमन किया तब भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। पाकिस्तान द्वारा किए गए नरसंहार में भयभीत होकर पूर्वी बंगाल के अनेक शरणार्थी भारत में आए और भारत ने शरण भी दी। भारत ने इनके भोजन आवास की व्यवस्था भी की। साथ ही बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी के जब को प्रशिक्षित किया। इससे बांग्ला शरणार्थियों का आज़ादी प्राप्त करने का उत्साह और बढ़ गया था। उसके बाद अपन बात करेंगे स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा कब हुई। भाई स्वतंत्र बांग्लादेश की जो घोषणा है वो कब हुई देखेंगे। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब के नेतृत्व में स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा गुप्त रेडियो से की गई थी। बताइए, उन्होंने गुप्त रेडियो से उसकी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान का दमन चक्र शुरू हुआ। अंततः 17 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश में स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्र की घोषणा की गई और विश्व की सरकारों से मान्यता प्रदान करने में आग्रह किया गया। चलिए अब अपन इस प्रश्न को देख लेंगे। अंततः 3 दिसंबर, ये लाइन दी गई है, इसको देख लें। अंततः 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट है अपना बांग्लादेश को मान्यता। बांग्लादेश के तत्कालीन विदेशी मंत्री से अनुरोध कर भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी और भारत का राजदूत भी नियुक्त कर दिया गया था। ये किसको? 8 दिसंबर 1971 को। उसके बाद अपन देखेंगे ये अपना 3 नंबर आता है। चलिए बांग्लादेश को मान्यता भी मिल गई। उसके बाद अपन बात करेंगे ये बांग्लादेश की मान्यता का जो प्रश्न था वो यहाँ से सॉल्व हो जाता है। उसके बाद भारत बांग्लादेश की प्रथम संधि भी हुई। 10 दिसंबर 1971 को भारत के साथ बांग्लादेश की प्रथम संधि स्थापित हो गई। तो यहाँ से आप इसे कर देंगे। और ये रिहाई के बाद शेख ने भारत के प्रति अपना आभार भी व्यक्त कर दिया था। चौथा पॉइंट भी आप देखेंगे, भारत बांग्लादेश की द्वितीय संधि भी हुई। द्वितीय संधि को भी आप स्टडी करें। द्वितीय संधि में क्या है, प्रश्न नंबर 3 की यदि बात करें तो ये था भारत का आणविक शक्ति के रूप में विकास किस प्रकार हुआ। मतलब भारत परमाणु शक्ति का जो शक्तिशाली देश है वो किस प्रकार बना। तो चलिए अपन देखते हैं। ये है अपना पहला पॉइंट, परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति। परमाणु ऊर्जा रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा से विद्युत बनाई जाती है। यूरेनियम, यूरियम, प्लूटोनियम आदि रेडियोधर्मी तत्व हैं। इन तत्वों से भारी मात्रा में ऊर्जा छिपी है। एक अनुमान के अनुसार 1 किलो यूरेनियम से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उतनी 27,000 टन कोयले से प्राप्त की जा सकती है। ओह माय गॉड, यूरेनियम बहुत मूल्यवान तत्व है। यूरेनियम बहुत महंगी धातु है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र। परमाणु ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में टाटा संस्थान 1945, भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान केंद्र, ऐसे कई ऊर्जा रहे हैं केंद्र। परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है वो देखिए किस प्रकार होता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण एवं विकास कार्यों के लिए वरदान स्वरूप है। कृषि, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे अपन, ये दिया गया है, पारस्परिक ऊर्जा स्रोतों की कमी से निपटने के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बड़ी भूमिका रहती है। परमाणु शक्ति का भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति को उसकी विदेशी नीति के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में समझा जा सकता है। ये आप थोड़ा सा एक बार डिटेल्स में पढ़ लेंगे, लगभग डिस्कस हो गए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करें और इसमें वही क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज का चैप्टर अपन यहीं समाप्त करते हैं। 11 चैप्टर, 10th क्लास का 11 चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी, जो भारतीय संविधान जो टॉपिक है, मतलब 12 चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।